सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, हम लोग 17वें दिन के लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ कि 17th डे में हमारा जो टॉपिक है उसमें अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे पहला डायमेंशन है वो है 1918 से 1929 तक का जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। बेसिकली जो पूरा का पूरा नेशनलिज्म का जो फेज है 1918 से 1929 उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम लोग पहले टेबल के थ्रू देखते हैं, फिर कुछ इवेंट्स के ऊपर काम करेंगे। तो 1917 में जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, अगस्त डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू का जो घोषणा था वो, और इसमें डिक्लेरेशन में क्या देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस कर दिया कि हम ग्रेजुअली जो है वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, इंडिया ने सपोर्ट कर दिया ब्रिटिश को वॉर एफर्ट में, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के सेल्फ रूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1918 में धीरे धीरे, 17 में तो ऑलरेडी आप जानते हो चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, 18 में खेदा सत्याग्रह हुआ, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारा चीज धीरे धीरे लोकल लेवल पे चीजें हो रही थी ऑलरेडी। तब तक 1919 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि ब्रिटिशर्स ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब ये एक्ट जो है, इस एक्ट ने बिना ट्रायल के अरेस्ट जो है, डिटेंशन जो है वो अलाउ कर दिया। गांधी जी ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1919 को एक इवेंट हो गया, दैट इज जालियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ पे जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करवाई पीसफुल गैदरिंग के ऊपर जो वैसाखी सेलिब्रेशन के लिए जुड़े थे, क्योंकि वहाँ कर्फ्यू लगा था, इसलिए मार्शल लॉ लगा था। 1919 नवंबर में ये कानून भी पास हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कि कोई भी तरह का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात किया नहीं गया और प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट यानी डायरार्की इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब ये सारा कुछ कल्मिनेट होकर फाइनली क्या स्टार्ट हो गया, हमारा नॉन कॉपरेशन, या आप कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन में एक और चीज जुड़ गया, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा। खिलाफत जो है वर्ल्ड वॉर वन के तुरंत बाद से भी शुरू हो गया था, चूंकि ऑटोमन जो टर्क थे उनका जो खलीफ था वो खत्म कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो चल ही रहा था, अली ब्रदर्स के द्वारा लीड किया हुआ, उसको गांधी जी ने सपोर्ट किया और नॉन कॉपरेशन के साथ उसको यूनाइट कर दिया। ठीक है। 1921 जनवरी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको देखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका बॉयकॉट, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया पूरे भारत में। 1921-22 में चरखा का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ, खादी और नेशनल एजुकेशन की बात हुई, बट सब सही चल रहा था तो बीच में क्या हो गया, 1922 के 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट, जहां पे एक वायलेंट मॉब ने पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। गांधी जी ने तुरंत इमीडिएटली एनसीएम को विड्रॉ कर लिया और कहा एक हिमालयन ब्लंडर हो गया था। 22 के मार्च में गांधी जी अरेस्ट हुए, 6 साल के लिए जेल हुआ था, और इन्होंने मूवमेंट को जो है वो सस्पेंड किया कुछ समय के लिए, और मोमेंटम जो है वो चला गया, वो मोमेंटम खत्म हो गया। अब 1923 में, जो कि बहुत सारे लोग गांधी जी के डिसीजन से खुश नहीं थे कि वो विड्रॉ क्यों किए, तो स्वराज पार्टी एक दो लोग मिलकर बना ली अलग से, जो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स जो हैं इनके, मतलब इनका था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी चेंजेस हैं इन सिस्टम में जाकर ही हम कर सकते हैं, तो इलेक्शन का पार्टिसिपेशन हम लोग को करना जरूरी है। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या बना दिए, स्वराज पार्टी, इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। 24 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल ने खोला, स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1924 में कम्युनल टेंशन जो वो शुरू हो गया, और गांधी जी 21 दिन के फास्ट पे चले गए कम्युनल हार्मोनी इंश्योर कराने के लिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ, जहां पर ब्रिटिश ट्रेन जो था उसको लूट लिया गया रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो पूरे प्रोटेस्ट हुआ इसमें। 1928 में साइमन कमीशन जो है वो आया, जो साइमन गो बैक के नारे लगे और पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ। नवंबर में इसी दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हो गई प्रोटेस्ट में, लाठीचार्ज। अब इस प्रोटेस्ट के बाद आपको बर्केन हेड जो थे उस समय के सेक्रेटरी, उन्होंने एक चैलेंज दिया कि ठीक है आप साइमन कमीशन से खुश नहीं है तो आप अपना खुद से संविधान बनाओ। तो उसके लिए हमने आईएनसी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, बाद में इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना का 14 पॉइंट भी आ गया। उसके बाद 1929 दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ, जहां पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ, और 26 जनवरी 1930 को पहला जो है वो फर्स्ट पूर्ण स्वराज दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ठीक है ना। अब आते हैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ल्ड वॉर वन को देखते हैं, जो इसी दौरान आपको, मतलब इसका आउटकम जो है वो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर वन में, पैसे से, मटेरियल से, लोगों से, लगभग 13 लाख इंडियन सोल्जर्स थे। तो इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था रिवॉर्ड आएगा, ये इसका कॉन्टेक्स्ट था।
इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, फूड का शॉर्टेज हुआ था, रूरल इकोनॉमी डिसरप्ट हुई थी, अनरेस्ट हुआ इस कारण से। अब राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे हुआ, तो हमने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था इसी कंडीशन की हमको सेल्फ रूल मिलेगा, और इस कारण से अगर आप देखेंगे तो डिसइल्यूजनमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा ड्यू टू डिप्रेसिव पॉलिसीज, तो आंदोलन की भावना बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ये लोग वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं किया, और उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लेकर आए तो इसमें वो कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर डायरकी प्रोविंस में आ गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में आ गया, थोड़ा सा और लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, और ये डायरेक्ट इलेक्शन फाइनली इंप्लीमेंट हुआ इस बार। कांग्रेस और नेशनलिस्ट ने इसको इनएडिक्वेट बोला और कहा कि ये प्रेमिसेस पूरी नहीं की गई इससे। अब इसी दौरान रॉलेट एक्ट एक कानून जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर आ गए, हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, नेशनलिस्ट जो फेज था उसको दबाने के लिए, और इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें बिना ट्रायल के डिटेंशन, बिना कोई अपील का कोई प्रोविजन नहीं, कोई लॉयर नहीं दिया जाएगा, प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। तो गांधी जी इसके लिए सत्याग्रह सभा लॉन्च किए। एनी बेसेंट और जिन्ना जो है वो अपने अपने लेजिस्लेटिव बॉडी से रिजाइन कर दिए। दुनिया भर देश भर में हड़ताल हुआ 6 अप्रैल को, और एक हफ्ते के बाद ही 13 अप्रैल को हो गया जलियांवाला बाग का मैसेकर। ठीक है, अब इस मैसेकर का क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट जो लीडर थे उनके अरेस्ट को लेकर हंगामा था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। एक्शन क्या हुआ कि जनरल डायर ने ट्रुप्स को बिना वार्निंग के फायर करने का परमिशन दे दिया, और लगभग बहुत ज्यादा लोगों के, 1000 लोगों के आसपास की मौत बताई जाती है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है। तो इसके तुरंत बाद एक हंटर कमीशन बना, जिसने कि डायर का क्रिटिसिज्म किया जरूर, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस इंसिडेंट के रिटर्न में अपना नाइटहुड लौटा दिया। एक डीपेंड आप कह सकते हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ब्रिटिशर्स के साथ कटुता यानी जो एलियनेशन है वो यहाँ पर देखने को मिला, और मूवमेंट काफी रेडिकलाइज अब होना शुरू हुआ। फिर खिलाफत मूवमेंट, इसका पर्पस कुछ और था, बट बाद में ये यूनाइट हो गया नॉन कॉपरेशन से, बट पर्पस शुरू में क्या था कि ऑटोमन खलीफ जो है उसका एबोलिशन कर दिया गया अलाइज के द्वारा वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो मौलाना इंडिया में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो अली ब्रदर्स थे, ये लोग लीड किए, और साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहानी, ये सब इसको सपोर्ट किए। और महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का समय आ चुका है, तो ब्रिटिश गुड सिविल सर्विसेज टाइटल बॉयकॉट करना, और बाद में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ गया। लेकिन ये खत्म हुआ 1924 में, जब कैलिफेट का एबॉलिशन जो है वो मुस्तफा केमल अतातुर्क द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस था कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल यूनिटी जो है एक फेज में दिखी थी, वो इस फेज में काफी ज्यादा दिखी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, तो नागपुर के सेशन में इसका जो विजय राघवाचार्य प्रिसाइड कर रहे थे, इसको अप्रूवल दिया गया दिसंबर 1920 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें कि नॉन वायलेंस और स्वदेशी मेन प्रिंसिपल थे कांग्रेस के। कांग्रेस को रिकॉग्नाइज किया गया ऑन अ लिंग्विस्टिक एंड टेरिटोरियल बेसिस। विलेज लेवल कांग्रेस कमिटीज बनी ताकि लोकल ग्रुप्स अच्छे से मूव कर सके, और मेंबरशिप भी 4 रुपए पर साल का जो है वो बनाया गया, ताकि गरीब भी कांग्रेस का पार्ट बन सके। कांग्रेस को एलिट ग्रुप से धीरे धीरे इस मूवमेंट में क्या देखा गया कि एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट, और गांधी जी के जो आइडियोलॉजी है, गांधी जी का जो लीडरशिप था उसको और मजबूत हुआ इसके बाद। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अगर कॉजेज पूछेगा एनसीएम का तो जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत रॉन्ग, ये सारा कुछ है, 1990 रिफॉर्म्स का फेलियर। ठीक, गांधी जी को सपोर्ट करने में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ भी बॉयकॉट मिला, खादी का प्रमोशन, चरखा का प्रमोशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट जैसे गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये सब इसी दौरान आया। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद तुरंत गांधी जी ने इसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर दिया। ठीक है, व्हाट वाज द आउटकम, गांधी जी अरेस्ट हुए, 6 साल के लिए जेल सुनाया गया। कांग्रेस में एक इंटरनल स्प्लिट हुआ। ठीक है, प्रो चेंजर्स यानी कि जो चेंज में बिलीव करते थे, परिवर्तन में समर्थक थे उसके, सिया दास, मोतीलाल नेहरू, ये चाहते थे कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे सिस्टम में, तभी हम लोग चेंज कर पाएंगे, तो स्वराज पार्टी बना दी।
नो चेंजेस थे पटेल, राजेंद्र प्रसाद, दे स्टक टू गांधीयन मेथड। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये पहला नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो पूरे रीजन में और क्लासेस में देखने को मिला, जिसने कॉमन लोगों को एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जोड़ लिया। आगे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सब आएगा, उन सब का एक बेस तैयार यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अब है बारदोली रेजोल्यूशन। बारदोली रेजोल्यूशन क्या था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा पास किया गया था बारदोली, गुजरात में। क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ उसका जो था, तो गांधी जी इसको विड्रॉ करना चाहते थे, और इसी रेजोल्यूशन के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत विड्रॉ करने की बात हो गई। और फोकस जो है वो कहा गया कि अब शिफ्ट करना है किसके ऊपर? कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर, खादी, नेशनल स्कूल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन सब चीजों के ऊपर फोकस को शिफ्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो ऑपोजिशन और डिबेट, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग थे जो इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट जा रहे थे, तो वो हम लोग अगर समझते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो विड्रॉवल को क्रिटिसाइज किए। स्प्लिट हुआ, प्रो चेंजर और नो चेंजर, जो आपको बताया अभी। फिर आपको अगर यहाँ पे लेगेसी की बात करेंगे तो एक पॉज मिला किस चीज में? डायरेक्ट मास एक्शन में एक रुकावट देखने को मिली यहाँ पर। फिर ग्रास रूट स्ट्रक्चर को बनाया गया कांग्रेस के, किसके थ्रू? सोशल वर्क और रूरल पेनिट्रेशन के थ्रू। तो ग्रास रूट पे काम हुआ इस दौरान, तो अगले एक मूवमेंट के लिए आप कह सकते हैं फाउंडेशन इस दौरान तैयार किया जा रहा था। ठीक है, स्वराजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर हम लोग देखेंगे इस दौरान 1922 और 29 जो स्वराज पार्टी बनी उसके बाद, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि जो नो चेंजेस थे उन्होंने अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है, खादी प्रमोशन ये सब जारी रखा। पटेल, राजा गोपालाचारी प्रसाद, ये लोग थे इसमें। जबकि प्रो चेंजर्स ने स्वराज पार्टी ये सब बना दिया, वो काउंसिल में एंटर किए और उनको अंदर, उसके अंदर जाकर वहां पर जो है वो लोग क्या किए? भीतर से ध्वस्त करने में बिलीव कर रहे थे। तो इनका अचीवमेंट क्या हुआ? तो इन्होंने डायरकी के हॉलोनेस को, कमियों को सामने पेश कर दिया, जो बाद में अल्टीमेटली हटाई दिया गया। इसलिए साइमन कमीशन ने भी कहा ये चीज। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1923 इलेक्शन को डोमिनेट किया। सिविल लिबर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रेवेन्यू पे रेजोल्यूशन पास किया। सीआर दास कलकत्ता के मेयर बने, तो और ये भी प्रूव कर दिया कि इंडियंस कुड गवर्न वेल। लेकिन चैलेंजेस क्या था? तो पावर लिमिटेड था चूंकि गवर्नर के पास वाइसरॉय, और सीआर दास जब 1925 में उनकी डेथ हुई तो पार्टी कमजोर हो गई। ठीक है, फिर सोशलिस्ट विचारधारा जो है, समाजवादी विचारधारा जो है इसी दौरान आया, और लेबर और पीजेंट मूवमेंट जो 1920s के देखने को मिले, उसमें सबसे पहला तो जो सोशलिस्ट आइडियाज है वो क्यों आया? तो 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके एम एन रॉय पहले इंडियन थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था, कॉमिंटर्न, उसको ज्वाइन किए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने भी सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस होने लगे। फिर लेबर मूवमेंट आया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में फॉर्म हुआ, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एनएम जोशी, दीवान चमन लाल के द्वारा। और इनका सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रहा मिड 1920s तक। पीजेंट मूवमेंट की जब बात हम करते हैं तो हमको किसान सभा जो है वो इंडिया में, खासकर बिहार, यूपी जैसे एरियाज में, बंगाल में, पंजाब में इमर्ज हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती लीडर जैसे थे, वो फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किए। जमींदारी के एबॉलिशन पे काम, लैंड और जस्टिस का एक्सेस मिले, रेंट कम हो, ये सब पे काम ये लोग कर रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनलिज्म के राइज की, तो सीपीआई ऑफिशियली 1925 में कानपुर में बनाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग के लीडर थे ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद और सिंह सिबलिंग्स, जो लेबर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे। ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन हुआ, तो मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में, जो कि क्या कर रहे थे ये लोग, जिसमें कि सीबीआई को कर्ब करना और ट्रेड यूनियनिज्म को कराना, वो कर्ब करने के लिए लाया गया था। ठीक है, मीरठ कॉन्स्पिरेसी। कल्चरल शिफ्ट जो है वो देखने की अगर बात करेंगे हम लोग, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर जो हैं वो जर्नल पब्लिश करना शुरू कर दिए, जिसमें वो वर्कर एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करते थे और कांग्रेस बेस को और अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे थे सोसाइटी में। ठीक, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक डिबेट इमर्ज हुआ, नेशनलिस्ट सोशलिज्म बनाम रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। ठीक है, और इस कारण से अगर आप देखेंगे तो जो कंक्रीटनेस था वो नहीं दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है, कुछ कमिटीज हैं जो इस फेज में, जो हमारा पहले ये नेशनलिज्म वाला फेज हम देख रहे हैं 1929 तक का, उस फेज में कुछ कमिटीज बनाई गई थी। आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। जैसे मडिमन कमेटी, तो ये रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी इसको बोलते थे।
और इसका काम था डायरकी जो प्रोविंसेस में हो रहे हैं उसके फंक्शनिंग को देखना। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर ये कमेटी थी। चेयरमैन अलेक्जेंडर मडिमन थे। मेंबर ब्रिटिश और इंडियन दोनों थे। इंडियन में तेज बहादुर सप्रू और जिन्ना थे। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया, फरवरी 1928 में बनाया गया था। नवंबर 1927 में 7 मेंबर थे, सातों ब्रिटिश एमपी। जॉन साइमन इसको लीड कर रहे थे। इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। देश भर में प्रोटेस्ट हुआ और इसी प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, प्रोटेस्ट के दौरान। ठीक है, तो भगत सिंह सेड कि एवरी ब्लो टू लाला इज अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल। और भगत सिंह इसका कुछ इवेंट्स के द्वारा बदला लिए। दिल्ली प्रस्ताव, दिल्ली प्रपोजल 1927, ये मुस्लिम लीग के द्वारा इनिशिएट हुआ एम ए अंसारी के अंदर। और ये क्या था कि हिंदू मुस्लिम गैप जो है, अगर आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गैप था उसको कम करना। ठीक है, जो कि साइमन बॉयकॉट कॉन्सेंसस से आ रहा था। मेन प्रपोजल था सेपरेटेड रहना चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी को पंजाब बंगाल में रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का रिस्पांस कि वो सेपरेटेड को रिफ्यूज करेंगे, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन के साथ वो कर सकते हैं, उनका ये था। लेकिन जिन्ना जो है वो अपने बाद में 14 पॉइंट्स लेकर आए और ये पूरी तरह से इससे अलग हो गए ये चीज से। नेहरू रिपोर्ट, आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट लाने का पर्पज क्या था कि हमें मौका मिला कि आप खुद अपना संविधान बनाओ, तो हमने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया। तो हमने कहा कि हम डोमिनियन रहेंगे लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ, हमें फंडामेंटल राइट्स दो, वोटिंग का अधिकार दो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट इसको जिन्ना या यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो पूरा आज़ादी चाहते थे वो रिजेक्ट किए। और कंडीशन ही यही था कि सबकी सहमति होनी जरूरी है, कंसेंसस होगा तभी ये माना जाएगा। तो जब रिजेक्शन हो गया, जिन्ना 14 पॉइंट लेकर आ गए, तो इसीलिए हम लोग फेल हो गए बर्गेनहेड चैलेंज में और ये पास नहीं हो पाया नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स लेकर आए दिल्ली के सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और इनो नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए था। तो फेडरेशन विथ ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम कल्चर का प्रोटेक्शन, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को, ये सारा कुछ डिमांड किए। और ये सारा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यही सारे जो डिमांड थे अल्टीमेटली आगे जाकर जो पाकिस्तान का रिजोल्यूशन 1940 में आया उसके लिए वो ब्लूप्रिंट बना। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाहौर में हुआ। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे। रिवर नदी के किनारे लाहौर में ये कराया गया था। और इस रेजोल्यूशन की खास बात ये थी कि इस रेजोल्यूशन में जो हमारा एक स्वराज का डिमांड था वो रिप्लेस हो गया, पूर्ण स्वराज में चेंज हो गया। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल सेट हो गया और डोमिनेंट स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया हमने। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा हो गई। पहले बार ये मना भी, और उसके बाद से हर साल मनता था। और यही रीजन है कि हमने अपने संविधान को भी 2 महीना डिले करके 26 जनवरी को लागू कराया। ठीक है, और इसी आप कह सकते हैं कि जो ये लाहौर सेशन था उसने एक बेस सेट कर दिया था आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ और सॉल्ट सत्याग्रह हुआ उसके लिए। इलाहाबाद का भाषण या एड्रेस की बात करें तो ये अलामा इकबाल जो मुस्लिम लीग सेशन के उस बार के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा दिया गया 19 दिसंबर 1930 को। ये सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो एडवोकेशन है वो किए थे नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब में, और उसको रिलीजियस कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ग्राउंड पे जस्टिफाई किया था। तो पहली बार एक फॉर्मल स्टेटमेंट टू नेशन थियरी के लिए वो अलाहाबाद एड्रेस में आया था अलामा इकबाल के द्वारा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा 17 डे का नोट्स था, जो लेक्चर था। तो आज का जो दिन है हमारा, उस दिन तक का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। द ओनली थिंग रिमेनिंग फ्रॉम माई एंड इज द डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस फॉर द लास्ट 13, 14, 15, 16 एंड 17 यानी 5 डेज। ये 5 दिन का जो क्वेश्चन डिस्कशन है ये भी हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे, किसी भी तरह से इसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।